नमस्कार दोस्तों, बोले भारत के इस एपिसोड में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति की कि देखते ही देखते क्या से क्या हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। आजादी के बखत जब अंतरिम सरकार बन रही थी तो मंत्रियों की एक लिस्ट लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे थे। गांधी ने लिस्ट देखी और पूछा कि इसमें अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है। नेहरू और पटेल एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि दोनों ही अंबेडकर को मंत्रिमंडल में रखने के पक्षधर नहीं थे। दोनों का हिचकिचाहट भरा सामूहिक जवाब था कि बापू, डिप्रेस्ड क्लास यानी वंचित तबके से जगजीवन राम का नाम तो है ही मंत्रिमंडल में। गांधी ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि ये कोटा मुझे मत समझाओ, इसमें अंबेडकर का नाम जोड़ो। वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, देश का भला होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें कि गांधी उस अंबेडकर को मंत्री बनाने की पैरवी कर रहे थे जो व्यक्तिगत तौर पर उनके घनघोर आलोचक थे, जिन्होंने गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और उस वक्त वायसराय की काउंसिल के सदस्य भी थे। तो फिर गांधी अंबेडकर को मंत्री बनाने के क्यों हिमायती थे? वो इसलिए हिमायती थे क्योंकि सवाल था देश का, देश की सामूहिक चेतना को विस्तार देने का। मैंने ये प्रकरण इसलिए उठाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम लेते हैं तो वो हैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अंबेडकर के विचारों को वो नहीं मानते, मानना तो दूर, वोट बैंक की राजनीति में उसका आदर भी नहीं करते। कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की करते हैं एमआरआई और जानते हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का भारतीय राजनीति में आना एक बहुत बड़ा चर्निंग और टर्निंग पॉइंट था। उनकी राजनीति 4 खंभों पर तैयार किसी किले के कंगूरे पर खड़ी थी। एक खंभा नैतिकता का था, दूसरा भ्रष्टाचार से जंग और ईमानदारी की स्थापना का, तीसरा सादगी और संयमित जीवन का और चौथा निष्ठा और विश्वास का। लेकिन 12-13 सालों में एक एक करके सारे पाए कैसे भरभरा कर गिर गए और भारतीय राजनीति को क्या मिला? एक ठगा हुआ विकल्प। कैसे, ये आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। बात करते हैं अन्ना आंदोलन की। उस समय अरविंद केजरीवाल महान आदर्शों की पृष्ठभूमि पर खड़े थे। ऐसा लगता था कि हमारा पूरा राजनीतिक सिस्टम नैतिक रूप से पतित हो गया है और उसको अन्ना हजारे और उनके चेले अरविंद केजरीवाल ही अपनी टीम के साथ स्वच्छ बना सकते हैं। तब वो कहते भी थे कि राजनीति एक कीचड़ है और हमें इस कीचड़ में उतरकर इसे साफ करना है। सारी पार्टियों ने मिलकर, सारे नेताओं ने मिलकर देश को लूट लिया। हम सब अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब लोग गालियां देते हैं, इस नेता को गाली देते हैं, उस पार्टी को गाली देते हैं। हमने ये तय किया कि ये गाली ड्राइंग रूम में बैठ के गाली देने से काम नहीं चलेगा। इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा, अपनी झाड़ू लेके खुद ही सफाई करनी पड़ेगी इस कीचड़ की। वो खुद पर उनके किसी भी साथी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा देने की दुहाई देते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आजाद भारत में सत्ता के किसी भी पद पर बैठे किसी भी नेता ने जो काम कभी नहीं किया वो काम केजरीवाल ने कर दिखाया है। दूसरों से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी की तरफ से नाम आने और गिरफ्तार किए जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। बात उनकी सही है और संविधान में लिखा भी नहीं है। लेकिन क्या जो संविधान में नहीं लिखा है वो सब बातें की जा सकती हैं? क्या संविधान में नहीं लिखे होने की वजह से उन सभी बातों को हम जायज ठहरा सकते हैं? अब बात घूम फिर कर उन्हीं बाबा साहब आम्बेडकर की आती है, जिनकी तस्वीर को आप अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में उनकी कुर्सी के ठीक पीछे देख सकते हैं और जिस कुर्सी पर इन दिनों उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठती हैं। बाबा साहेब और संविधान के जो तमाम अन्य निर्माता थे वो उच्च राजनीतिक आदर्शों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि अगर उसूलों पर आंच आई तो हमारे नेता एक क्या 100 कुर्सियां छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। उनकी सोच गलत भी नहीं थी। याद कीजिएगा, एक रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जिस कांग्रेस के दम पर चंद्रशेखर की सरकार चल रही थी
उन्होंने सिर्फ इस बात पर इस्तीफा दिया था कि समर्थन देने वाली जो कांग्रेस थी उसने लेखानुदान पर लोकसभा का बहिष्कार किया था। ये तो राजनीतिक सवालों पर दिए गए इस्तीफों की बात थी। अब आपको लेके चलती हूँ उन इस्तीफों की तरफ जो भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रियों ने दिए थे। नेहरू सरकार के मंत्री केडी मालवीय से लेकर मनमोहन सरकार में नटवर सिंह तक का इस्तीफा हुआ है। अपने शुरुआती भाषणों में जिस लालू यादव के भ्रष्टाचार का सवाल केजरीवाल अक्सर उठाते थे, उस लालू यादव ने भी चारा घोटाले में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। जब इस्तीफा दिया था तब तक उनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं आई थी। ये दूसरी बात है कि आज केजरीवाल से लेकर लालू यादव तक एक ही गठबंधन में शामिल हैं। चलिए बात इस्तीफे की हो रही है तो लालू यादव के बाद तमिलनाडु में जयललिता से लेकर हाल में झारखंड के हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। लेकिन केजरीवाल ऐसा करने को कतई तैयार नहीं है। आखिर क्यों? वो कहते हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। हो सकता है कि उनकी बात सही भी हो, लेकिन जब तक दोषमुक्त नहीं हो जाते तब तक के लिए तो पद छोड़ ही सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के कंधे पर अधिनायकवाद इसी तरीके से आ बैठता है। अब जेल में बंद हेमंत सोरेन भी कहीं पछता ना रहे हों कि काश केजरीवाल को पहले जेल हुई होती तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी जेल से ही सरकार चलाता। ऊंचे आदर्शों की बात करने वाले केजरीवाल ने एक खतरनाक और आपराधिक परंपरा की नींव डाली है कि जेल जाना पड़े तो भी कुर्सी मत छोड़ो। और हाँ, अब की बार केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जनमत संग्रह भी नहीं कराया है। चलिए अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। याद कीजिए कि अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल सबको भ्रष्ट साबित कर रहे थे। बाद में नितिन गडकरी समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का अनर्गल आरोप लगाने के कारण केजरीवाल ने माफी तक मांगी थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज शराब घोटाले में उनकी गर्दन फंसी है तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कमाल की राजनीति है केजरीवाल साहब की। वो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और दिल्ली के बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा, बल्कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की दुहाई देकर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन शराब की दुकानें खोलने में लग गए। ये अद्भुत दलील है कि दिल्ली के अभिभावकों को वो शराब पिलाएंगे और फिर उनके खराब स्वास्थ्य का इलाज करेंगे और फिर उनके बच्चों को पढ़ाएंगे भी। बर्बादी की बुनियाद पर बेहतरी का ख्वाब शायद ऐसे ही दिखाया जाता है। तीसरा सवाल सादगी का है। केजरीवाल का ढीला ढाला कुर्ता, थोड़े ऊपर तक चढ़ी पैंट, गले में मफलर और पैर में साधारण सी सैंडल, और इस सबके ऊपर वो पुरानी सी वैगनार गाड़ी। क्या माहौल बना था! केजरीवाल ने ऐसा मोमेंटम बनाया मानो इस देश में सादगी के साथ नेता जीना ही नहीं चाहते थे और वे एक ऐसी सादगी पूर्ण सरकार बनाएंगे जिसका मुखिया 2 कमरों के फ्लैट में रहेगा। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली के उपराज्यपाल को विजिलेंस विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि केजरीवाल ने अपने बंगले और कैंपस में बने दफ्तर के रेनोवेशन पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए हैं। इनमें से केजरीवाल के घर पर 33 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि कैंप ऑफिस पर 19 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हुए। पुराना बंगला गिराया गया और नया बंगला तैयार हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे कि दूसरे नेता भी तो ऐसे ही तड़क भड़क के साथ रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसी तड़क भड़क के विरोध में दिल्ली और पंजाब के लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा जताया था। वो भरोसा टूटा, बल्कि वो भरोसा ही मेकिंग ऑफ केजरीवाल का चौथा खंभा था। अन्ना आंदोलन में जिन लोगों को केजरीवाल प्रॉमिसिंग दिखे, जिन्होंने केजरीवाल पर एतबार किया और उनको नेता बनाया, उनमें से ज्यादातर लोगों को केजरीवाल ने ठेंगा दिखा दिया है। अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए देकर जिन शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, या फिर योगेंद्र यादव, इन सबको केजरीवाल साहब ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ तक कि ऐसे जो भी लोग जो उनकी हर बात में हाँ ना मिलाकर उनको सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकते थे या भटकने नहीं दे सकते थे, उन लोगों को केजरीवाल ने रास्ते का पत्थर समझकर हटा दिया। दूसरा विश्वास केजरीवाल दिल्ली की जनता का तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह उनके जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में अचानक सेंटर स्टेज पर, और उसमें भी सेंटर चेयर पर, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आधमकी हैं। जेल से छूटकर आए केजरीवाल की पार्टी के संजय सिंह का कहना है कि सुनीता भाभी ही पार्टी में डिप्टी हैं, यानी कि अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। 27 साल बाद राबड़ी देवी प्रकरण दोहराया जा सकता है। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि वो मामूली पढ़ी लिखी थी और सुनीता केजरीवाल IAS ऑफिसर रही हैं।
लेकिन राजनीति में दोनों की एंट्री किचन से सीधे कैबिनेट के टॉप बॉस जैसी ही दिख सकती है। अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती हैं तो वह ऐसा ही होगा जैसे शराब पीने की बुराई बताने वाला कोई आदमी खुद कहीं शराब के नशे में धुत पड़ा हो। विश्वास का संकट कथनी और करनी से भी जुड़ा है। अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी के पीछे दीवार पर 2 महापुरुषों की तस्वीर लगाते हैं। जब से जेल गए हैं तब से बीच में उनकी सलाखों के पीछे वाली तस्वीर लग गई है। यानी एक तरफ बाबा साहेब आम्बेडकर, दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह और बीच में केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल के लिए ये दोनों महापुरुष सिर्फ दिखाने और वोट पाने के लिए हैं। आप देखिए कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सदस्य हैं, लेकिन इनमें एक भी दलित, आदिवासी और मुसलमान नहीं हैं। वहीं खुद केजरीवाल जिस जाति से आते हैं उसके 3 सांसद हैं, यानी कि 30%। क्या इसी जातिवादी सोच के आधार पर केजरीवाल बाबा साहेब आम्बेडकर के उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएंगे जिसमें दलितों के हितों की रक्षा हो? और क्या इसी तरह जातिवाद की कब्र पर वो उस समाजवाद का फूल खिलाएंगे जिसके गीत जेल में रहते हुए और फांसी के फंदे को चूमते हुए भगत सिंह गाया करते थे? मुक्तिबोध की एक कविता है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ये सवाल केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग करने वाले केजरीवाल शहीद भगत सिंह और डॉक्टर आम्बेडकर के किस सर्वसमावेशी समाज की रचना कर रहे हैं? प्रश्न आग उगल रहे हैं और उत्तर में खामोशी की बर्फ पसरी हुई है। बोले भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।